हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस पीजीटी कॉमर्स टीयर 2 एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुका है। बिल्कुल पास आ रहा है आपका एग्जामिनेशन। और मैं आज आपको ये बताने नहीं आया हूं कि आपको क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या चीजें कर लो। मैं आपको बताने आया हूं कि क्या चीजें आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है। तीन ऐसी मिस्टेक्स जो शायद आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे होंगे और आपको उन्हें अवॉइड करना है, ताकि आप अपने अगले जो 10-15 डेज आपके पास है उनका बेस्ट यूज कर सके। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहली मिस्टेक जो आप लोग सभी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, दैट इज स्टडिंग सिलेबस इन डेप्थ फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। सर, आप कैसी बातें बोल रहे हैं, ये तो कोई टीचर बोल ही नहीं सकता। आप हमें सिलेबस को इन डेप्थ पढ़ने से मना कर रहे हैं अलग अलग सोर्सेस से। जी, मैं आपको सिलेबस पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यार, आप अलग अलग सोर्सेस से वही सेम चीजें बार बार पढ़ी जा रहे हो। और ऐसा आप इसीलिए कर रहे हो बिकॉज आपको कहीं ना अंदर एक इनसिक्योरिटी शायद फील हो रहा होगा। जब भी हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो एक इनसिक्योरिटी हमारे अंदर रहता है कि यार, ये वाला तो पढ़ लिया, बट अब ये भी पढ़ लेता हूं। मैंने सर के नोट्स तो पढ़ लिए, बट अब एनसीईआरटी भी पढ़ लेता हूँ। एनसीईआरटी तो पढ़ ली, बट अब ये कोई दूसरे सेंटर के नोट्स भी पढ़ लेता हूँ। तो ऐसी इनसिक्योरिटी कई बार हमारे दिमाग में रहती है, और इस चक्कर में हम एक के बाद एक के बाद एक बुक्स को, सोर्सेस को, नोट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो, वैसे तो आप पढ़ रहे हो तो वैल्यू एडिशन तो कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। बट इस केस में ना, कई बार क्या होता है कि बहुत सारा पढ़ लेते हो और खिचड़ी बन जाती है। आप खुद भूल जाते हो कि आपने पहले क्या पढ़ा था, कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ा था, कितना सिलेबस हो गया, कितना रह गया। तो ये चीजें प्यारे दोस्तों यहाँ पे हो सकती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, स्पेशली इस मोमेंट पे, कि यार, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करो। एक ट्रस्टेड सोर्स को पकड़ो और उससे स्टडी करो। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यार एनसीईआरटीज तो मस्ट है, करनी ही पड़ेंगी, इसके बिना पेपर पास नहीं होगा। इट्स नॉट कंपल्सरी टू डू एनसीईआरटीज एट दिस स्टेज। अभी इस स्टेज पे आपका टारगेट होना चाहिए कि यार, आपके जो सिलेबस के सारे टॉपिक्स है। देखो, जो केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का सिलेबस है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना एक एक टॉपिक क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स बता रखे हैं। तो यार, सारे टॉपिक्स की आपको एक ब्रॉड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। हर एक टॉपिक के बारे में आपका ओवरव्यू, ओवरऑल आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। तो इतना अगर आपको हो गया है, किसी भी सोर्स से हो गया है, तो जनाब अब आप आगे बढ़िए और चीजें करिए। अब और ज्यादा पढ़ाई 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 इस पे ऊपर मत पड़िए, क्योंकि इवेंचुअली होगा क्या, ये पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होगी। और पढ़ाई आपकी लास्ट मोमेंट तक चलती रहेगी। और इवेंचुअली आपकी जो और चीजें आपको करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उनके लिए आप टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। आइए इसी कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं अब अपनी सेकंड मिस्टेक की तरफ। प्यारे दोस्तों, दूसरी मिस्टेक जो आप लोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट सॉल्विंग रीसेंट पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस। सो केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का जो एग्जामिनेशन है, अभी 2-4 सालों में कंडक्ट हुआ है पहले भी। तो ये वाले जो प्रीवियस पेपर्स है ना, आप उनको एक बार जरूर सॉल्व करना। और इसके लिए हमने एक यूट्यूब पे पीवाई के पावर प्ले सीरीज भी स्टार्ट किया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो आप वो चेक करना। इसके अंदर हम ऑलरेडी आपका केवीएस का, ईएमआरएस का और एनवीएस का, तीनों का जो लास्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था ना, तीनों का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। तो एटलीस्ट वो तो आपको करके जाना ही है। बट अब कई लोगों के ना डाउट्स ये रहते हैं कि सर, वो पेपर तो आपने डिस्कस किया, बट उसमें ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्या उनको भी करने की जरूरत है? जी नहीं, वो टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं। जो आपका करंट सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, उसमें जो टॉपिक्स के सवाल है, आप उन सवालों को सॉल्व कीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए, तो जनाब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखना। इट विल गिव यू एन आइडिया कि यार, आपका प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है या नहीं है। क्योंकि जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस पढ़ाई से सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हो, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहा करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते रहा करो, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि यार, एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस लेवल के सवाल हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ज्यादा फैक्चुअल देखने को मिलेंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो ये क्लैरिटी अपने आप आपको हो जाएगी। फिलहाल मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, तो फैक्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा भर भर के न्यूमेरिकल यूजुअली नहीं आते हैं। हाँ, फैक्ट्स वगैरह आपसे काफी सारे पूछे जा सकते हैं, कौन सा थ्योरी किसने दिया, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला किसका है। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पीवाई के ऑलरेडी कर लिए हैं, तो मॉक टेस्ट है। आपने कोर्स लिया हुआ है, तो आपके कोर्स में मॉक टेस्ट डले हुए हैं। आप कोर्स नहीं लेना चाहते, तो मॉक टेस्ट के लिए आप अलग से हमारा क्वेश्चन बैंक भी परचेज कर सकते हो। तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं चलती रहनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
जो मैं आपसे कह रहा था कि यार पढ़ाई खत्म करके अभी आप नेक्स्ट स्टेज पे मूव ऑन करिए, ये नेक्स्ट स्टेज आपका प्रैक्टिस का ही है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो पढ़ाई आपने करी हुई है ना वो भी आपकी कहीं ना कहीं अप्लाई होती रहेगी, इनडायरेक्टली आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं हमारी थर्ड मिस्टेक की तरफ, जो कि कुछ एस्पिरेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि ये चीज मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि यार सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग ना करनी शुरू कर दो। आप इस बार जानते ही हैं, आपका जो केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का पैटर्न है उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव को भी वेटेज दिया गया है, और कोई छोटा मोटा वेटेज नहीं है, लगभग बराबर का वेटेज उन्होंने दे दिया है। तो डिस्क्रिप्टिव की अगर आप तैयारी जो है वो तो कर ही रहे होंगे ना, सिलेबस तो सेम ही है, ऑब्जेक्टिव का सिलेबस भी सेम है, सब्जेक्टिव का सिलेबस भी सेम है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार हमने नॉलेज तो ले ही लिए, आंसर वहां पे लिख आएंगे कैसे भी करके, बस आंसर लिखना ही है, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, तो यार ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये आपका स्कूल कॉलेज वाला पेपर नहीं है जहां पे टीचर को होता था कि यार पास कर दो बच्चे को। यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे उनको पास करने का आपको कोई लालच नहीं है, वो आपको फेल करेंगे, क्योंकि उनको फेल करने पड़ेंगे तभी तो वो आपके कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे आगे के लिए। तो जनाब डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आप एटलीस्ट एक पूरा आंसर अपने हाथ से जरूर लिखा करो डेली। हाँ, आप पढ़ बहुत सारे आंसर्स हो सकता है रहे हो, आपने क्वेश्चन बैंक, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक का शायद हमारा कोर्स भी परचेज कर लिया हो, उसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, आंसर्स पढ़ रहे हो, बट इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी आंसर ना। आपको कहीं ना कहीं खुद से सोच के लिखना आना चाहिए। तो वंस यू हैव ऑब्टेन्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको सभी टॉपिक्स की नॉलेज है, तो उसको अप्लाई करके खुद से लिखना भी आना चाहिए, और वो भी ऐसे समय में जब टाइम आपका तेजी से भाग रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि यार आप डेली एक डिस्क्रिप्टिव आंसर जरूर लिखें, और अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे आपके मार्क्स के हिसाब से, तो लगभग 6 मिनट का समय आपको मिलेगा एक 4 नंबर का आंसर लिखने के लिए। तो जब आप अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें अगर आप ये चीज को कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हैं ना कि यार चल 6 मिनट में कोशिश करता हूँ एक 4 नंबर का आंसर लिख लूं, तो ही बात बनेगी। अभी आप लोग ये भी पूछेंगे कि सर ये 4 नंबर का आंसर अगर हमें लिखना पड़े तो 2 पेज भरें, एक पेज भरें, कितने पेजेस हमें भरने चाहिए? देखो 4 मार्क्स का आंसर अगर आप कहीं ना कहीं लिख रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से 100 वर्ड्स मोर देन इनफ हो जाते हैं। 100 वर्ड्स शुड बी द मैक्सिमम लिमिट जहां तक आपको जाना चाहिए। इससे कम में भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बहुत बढ़िया है। तो किसी के एक पेज पे आ जाएंगे, किसी के हो सकता है एक से थोड़ा सा आगे चले जाएं, 2 पेज पे जाना तो बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल इसके अंदर आप कोई डायग्राम या कोई चार्ट या कोई टेबल वगैरह बना रहे हैं जिससे स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है। तो आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अंधाधुन लिखते रहेंगे, अगर आपने सोचा यार चल 10 क्वेश्चन पेपर में आने हैं, पहले 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर इतने बड़े लिख दिए कि लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चन आपके छूट ही गए, रह गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो टाइम लिमिट आपके ध्यान में चलना चाहिए, वर्ड लिमिट आपके ध्यान में चलना चाहिए आपके आंसर्स लिखते समय। इसके अलावा देखो, आपकी जो ऑब्जेक्टिव की नॉलेज है ना उसको भी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में लेकर आओ। आप ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो, एमसीक्यूज कर रहे हो, तो बहुत सारे फैक्ट्स हो सकता है आपने याद किए हो, बहुत सारी डेफिनेशंस आपने याद करी हो, बहुत सारे कीवर्ड्स, बहुत सारे पॉइंट्स आपने याद किए हो, तो उनको कहीं ना कहीं अपने आंसर से रिलेट करने की कोशिश किया करो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे ना अकाउंटिंग का कोई डेफिनेशन याद किया किसी ऑथर का, या किसी भी चीज का कोई डेफिनेशन लर्न किया, तो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर में सवाल आता है अकाउंटिंग के प्रोसेस के ऊपर, तो आप वो अकाउंटिंग वाला डेफिनेशन जो किसी ऑथर का है वो वाला वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपकी आपकी ऑब्जेक्टिव वाली फैक्चुअल वाली नॉलेज है ना उसको डिस्क्रिप्टिव में अप्लाई करो, तो उससे आपके जो आंसर है ना उसमें भी थोड़े चार चांद लग जाएंगे, थोड़ा और बेहतर लगेगा आपका आंसर। तो जनाब आंसर राइटिंग अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो प्लीज 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 आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पहला आंसर सीधा एग्जामिनेशन हॉल में लिखने का प्लान कर रहे हैं तो ब्लंडर है, आप आगे बहुत दिक्कत फेस करेंगे, तो ये चीज बिल्कुल भी मत करिएगा। सर हम आंसर राइटिंग तो कर रहे हैं, बट हमें अंदर से ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, कुछ इवेल्युएशन अगर हो जाती तो बेहतर रहता। तो जनाब जो भी हमारे केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के फुल कोर्स में एनरोल्ड हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे एक फुल मॉक टेस्ट फॉर इवेल्युएशन आपके कोर्स के अंदर डाल दिया है। आप अपने कोर्स पे जाएंगे तो आपको एक अलग से नया मॉड्यूल आपके कोर्स में दिखेगा जी, और इस मॉड्यूल में जाने के बाद आपको दिख जाएगा मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर भी है, आपका आंसर शीट भी हमने पूरा तैयार किया हुआ है यहाँ पे जिसमें खाली स्पेस है आंसर्स लिखने के लिए। तो आप प्रिंट लीजिए, आंसर्स लिखिए लिखिए, और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप अपने
स्कैन कीजिए आंसर शीट को और अपलोड कर दीजिए, और फिर वो हमारे पास आ जाएगा इवेल्युएशन के लिए, और इवेल्युएट करके फिर हम आपको स्कोरिंग देंगे, आपको मार्क्स देंगे, आपके एरियाज जो इंप्रूवमेंट के हैं वो आपको बताएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ये वाला चीज आप कहीं ना कहीं जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा कि कहां आप स्टैंड करते हैं और कैसे आप एग्जामिनेशन तक और इंप्रूव कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एवर स्टडी क्लासेस के सभी केवीएस एनवीएस ईएमआरएस वाले कोर्सेज पे अभी हमने फ्लैट 50% ऑफ कर दी है। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग क्लासेस भी कर रहे हैं और ये वाला मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एमसीक्यूज का और सब्जेक्टिव का अलग से क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, दोनों पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड केवीएस 50 है, तो इस ऑफर का जो बेनिफिट है वो आप जरूर ले सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी छोटी सी चर्चा। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड हमारे जो यूट्यूब पे बाकी सीरीज चल रहे हैं, पीवाईक्यू पावर प्ले सीरीज चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी यूट्यूब शॉर्ट्स का सीरीज चल रहा है, तो आप उनको भी जरूर चेकआउट करना, आपको जरूर मदद मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।